गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम आप लोगों को जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 रीड कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। क्लास 10th की क्लास है, जैसे आप सभी जानते हैं। सब्जेक्ट आपका जियोग्राफी है। चैप्टर नेम आपको पता हो गया है, एग्रीकल्चर नेम है। अब आप लोग सोच रहे होंगे लेसन नंबर 2 और 3 सर ने क्यों नहीं रीड कराया। तो उसका रीज़न ये है कि यूपी बोर्ड द्वारा जो 30% सिलेबस कम किया गया है, उससे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, इसलिए उस चैप्टर को मैं रीड नहीं करा रहा हूँ। बट उससे प्रोजेक्ट कार्य आपको मिलेगा, इसलिए उस चैप्टर को मैं एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप लोगों को रीड करा दूँगा, और जो प्रोजेक्ट कार्य होगा उससे भी हम आपको समझा देंगे अच्छे से। तो आप लोग चिंता ना करें। आज हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम आपको पता ही हो गया है, एग्रीकल्चर। मैं आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा इसी वीडियो में, जिससे आप लोग अपने नोट्स बना सकें। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए आपने लेक्चर देखा और लेक्चर देखने के एक हफ्ते बाद भूल जाते हैं आप, तो आपके पास ये नोट्स हैं, तो आप लोग नोट्स बना लें। इसलिए आपको कभी भी रिवीजन करने के लिए वो नोट्स आपके हेल्प हो सकेंगे, आपके लिए हेल्पकारी होंगे। तो आइए हम चैप्टर की बात करते हैं, कृषि के विषय में। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कृषि क्या है। तो इसके विषय में आप जैसा सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारतीय जो हैं वो हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। तो इस शब्द से आप लोग अच्छे से परिचित हैं। तो आइए हम नेक्स्ट इसी में बात बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि आधारित वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि से जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न की जाती हैं, जो खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अधिक प्रतिशत में है। भारत में आवश्यक खाद्यान्न की लगभग सभी पूर्ति कृषि के माध्यम से ही की जाती है। आप कह सकते हैं कि भारत देश में जितना भी खाद्यान्न होता है उसकी पूर्ति किसके माध्यम से होती है? कृषि से होती है, क्योंकि हम लोग यहीं पे इसका उत्पादन करते हैं, फिर उसी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान समय में भी एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से ही रोजगार प्राप्त है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत देश कृषि प्रधान देश है। तो विश्व की लगभग 52% जनसंख्या कृषि पे आधारित ही रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं कृषि का कार्य करते हुए अपने रोजगार में लगे रहते हैं। और इसी बीच हम आपको नेक्स्ट पॉइंट के विषय में बात करते हैं। हमारे देश की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि ही एक ऐसी क्रिया है सबसे पहले जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अलावा यह विभिन्न उद्योगों के लिए भी, जैसे चीनी, वस्त्र, पटसन आदि के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। क्योंकि जो भी इनके उद्योग चलते हैं ये सब कृषि पे आधारित होते हैं। क्योंकि चीनी आप लोग जानते हैं गन्ने से बनती है, और गन्ना कृषि में ही उत्पादित होता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहा गया है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, जिससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि क्वेश्चन आपका ऐसा पूछा जा सकता है कि कृषि एक कैसी क्रिया है। तो आप लोग आंसर देंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, या आप इसको फर्स्ट क्रिया वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्राथमिक ही हिंदी में समझें, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कृषि एक कैसी क्रिया है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इससे अवगत करा दिया क्वेश्चन से। चलिए हम अब आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर ले चलते हैं। जैसा कि आपको पता हो गया है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, और इसमें भारत की कितनी जनसंख्या कार्य करती है? लगभग 2/3।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखें। और नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में हम बात करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं आप लोगों को पता ही है। तो आइए हम इसके विषय में बात करते हैं, आपको पॉइंट वाइज के माध्यम से अवगत कराते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है। अब आंकड़ा कुछ बढ़ गया, ये लगभग 52% पहुंच चुका है, तो आप लोग ध्यान रखें। अब पॉइंट नंबर सेकंड के विषय में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड आपका दिया गया है, वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में जीडीपी बोलते हैं, और सकल घरेलू जो उत्पाद में कृषि का योगदान होता है कितने % होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ष 1950 और 1951 में कृषि का योगदान जो सकल घरेलू के लिए होता था कितना होता था। तो 1951 में बात करते हैं तो 52% होता था। कितना होता था? 52%। और 0.2 भी है, तो आप लोग ध्यान रखें। और जो वर्तमान में घटकर प्रेजेंट टाइम कितना रह गया है, वो आपका रह गया है 16.3% रह गया है। ओके, 16.3% रह गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में हम बात करते हैं। इसी कमी का कारण सकल घरेलू उत्पाद में सेवा उपयोग आदि क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना है। अब हम बात करते हैं भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट जो आपका है, कृषि अधिकांश जनसंख्या के जीवन का निर्वाह का साधन है। तो आप कह सकते हैं कृषि से ही हमारी अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह हो रहा है या जीविका चल रही है। लोग कृषि में अपने खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं और उसी को खाते हैं, और जो बचता है खाद्यान्न उसको फिर वो लोग सेल करते हैं, जिससे उनको इनकम होती है। इसी प्रकार उनकी जीविका चलती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड दिया गया है आपको, कुल कृषि भूमि के 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें एवं 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। तो इस पॉइंट में 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कृषि भूमि के टोटल कितने % भाग पर, 72% भाग पर कैसी फसलें उत्पादित होती हैं, खाद्यान्न फसलें, ठीक हैं। और जो कि 28% बचा आपका, वो आपकी व्यापारिक फसलें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ से जो 2 क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको अवगत करा दिया कि अगर आपसे पूछा जाए खाद्यान्न फसलें कितने % उगाई जाती हैं भूमि पर, तो 72%, और जबकि आपकी व्यापारिक फसलें जो उगाई जाती हैं वो 28% पर उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट्स आपको दिया गया है, पॉइंट नंबर जो कि थर्ड है, देश के लगभग 50% क्षेत्रफल पर कृषि संपन्न होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स दिया गया है आपका, अधिकांश देश में एक वर्ष में 2 फसलें, कितनी फसलें, अधिकांश देशों में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं, रबी एवं खरीफ की बोई जाती हैं। कहीं कहीं वर्ष में 3 फसलें भी उगाई जाती हैं, जो कि तीसरी फसल आपकी जायद की फसल होती है। अब इस विशेषताएं जितनी थी मैंने आपको अवगत करा दिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है, भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं। आइए इसके विषय में जानते हैं। तो कृषि के पिछड़ेपन शब्द से आप समझ रहे होंगे कि पिछड़ा कार्य, मतलब कार्य सही से ना हो पाना, ऐसा क्यों है, उसके उत्पादन में कमी क्यों हुई है, हम पॉइंट वाइज के माध्यम से समझते हैं। तो आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका जो दिया गया है उसके विषय में हम आपको अवगत कराते हैं। आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वो कह रहा है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कि हमारे देश में अधिकतर कृषि जो होती है वो वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि वर्षा हुई तो कृषि होगी अच्छी, अगर वर्षा नहीं हुई समय पे तो कृषि क्या होती है, समय से नहीं हो पाती है, जिसका कारण होता है कि कृषि कभी कभी फसलें हमारी क्या होती हैं, पिछड़ जाती हैं, और उस समय
जो लेट हो जाता है उसी के कारण हमारे में उत्पादन क्षमता भी क्या हो जाती है, कृषि में कमी आ जाती है। यही एक मेन कारण है। तो आइए पॉइंट से आपको मैंने अवगत कराया, तो एक विस्तार पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कि इसी हेडिंग्स के माध्यम से, कौन सी हेडिंग है, कृषि की वर्षा पर निर्भरता, और इसके आगे क्या लिखा हुआ मैं बता देता हूँ आपको, वर्षा की अनियमितता। अनियमितता शब्द से आप अच्छे से परिचित होंगे, इसलिए मैंने अभी आपको जैसे पहले बता भी दिया है। एवं अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी वर्षा जो होती अधिकतर हो जाती है, जिससे भी फसलें हमारी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और कभी कभी वर्षा होती ही नहीं है, बिल्कुल कम ही होती है, और समय से ना हो पाए उसकी वजह से भी क्या होता है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर आपका अगर वेरी शॉर्ट यानी कि आप अति लघु उत्तरीय में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, तो आप लोग तब लिखेंगे कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चित मात्रा का नकारात्मक प्रभाव कृषि पर पड़ता है, जिस कारण उत्पादन कम हो जाता है। इसीलिए हम भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इसका आंसर हो गया वेरी शॉर्ट का। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपका दिया गया है वो है कृषि जोतों का छोटा आकार। कहने का तात्पर्य यह है, मान लीजिए कृषि ये खेत है, ठीक है, सपोज दैट, माना कि ये क्या है, खेत है। अब एक छोटा सा आकार होगा तो उसमें क्या होती है, जुताई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मान लीजिए साइड में कहीं भी रह जाएगा। क्यों रह जाता है? क्योंकि आजकल क्या होता है, अब प्रेजेंट टाइम जो हाल है वहाँ पे ट्रैक्टरों से जुताई होती है, तो ट्रैक्टर क्या होता है, ज़्यादा किनारा साइड नहीं ले पाते हैं, जिससे कि हमारी कुछ भूमि क्या होती है, छूट भी जाती है। और उसका रीज़न ये भी है कि इन पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं हो पाती है, जिस कारण पैदावार क्या होती है, कम होती है। यही इसका मेन कारण है। अब मैं थर्ड पॉइंट की ओर आपको अवगत कराता हूँ। थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है कि कृषि की पारंपरिक तकनीकें। क्या? कृषि की पारंपरिक तकनीकें, मतलब क्या क्या तकनीकें हैं पारंपरिक? भारत में कृषि के क्षेत्र में मशीनों एवं यंत्रों की अपेक्षा मानवीय श्रम का विशाल स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इसी कारण क्या होता है, उत्पादन क्षमता क्या होती है, कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अब प्रेजेंट टाइम की तकनीकें हैं वो भी भारत देश में अभी उतना नहीं उपलब्ध हो पाई हैं जितना होना चाहिए। इसी वजह से हमारी कृषि में थोड़ा सा परिवर्तन आता है उत्पादन में, या आप कह सकते हैं कमी आती है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में आपको अवगत कराता हूँ, जो कि अगला पॉइंट आपका दिया गया है, उन्नत बीजों का अभाव। उन्नत बीजों का अभाव मतलब जो बीज जो होते हैं, अधिकतर बीज वो क्या होते हैं, उन्नत वाले होते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे देश में क्या है, अभाव है। किसका रीजन है अभाव का? रीजन क्या है कि महंगा होना, बीजों का क्या होना, महंगा होना। जैसे आप मार्केट गए खरीदने, बीज जब मार्केट आप खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको मान लीजिए 10 के रेट से मिल रहा है, या प्रेजेंट टाइम तो 20 रुपये या 25 रुपये के रेट से भी आपको मिल सकता है। तो आपको अगर 1 कुंटल खरीदना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। और हमारे यहाँ का छोटा किसान क्या करता है, अगर उसके पास अच्छा उन्नत बीज पैसा नहीं होता तो अच्छा उन्नत बीज नहीं ला पाता, जिस कारण बस उसकी फसल क्या होती है, उत्पादन क्षमता में कम हो जाती है। इसका एक मेन कारण है कृषि के पिछड़े होने का। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आपको हम अवगत कराते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है भूमि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। इस पॉइंट से आप अच्छे से अवगत होंगे, जानते भी हैं कि प्रेजेंट टाइम हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ही अत्यधिक है, जिसका रीज़न यह है कि कृषि कम क्षेत्रफल पर हो पा रही है। इसीलिए हमारी कृषि जो है पिछड़ी हुई है और उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, कम होती है। तो आप कह सकते हैं कि जनसंख्या भार के लगातार कृषि क्षेत्र सिकुड़ रहा है तथा जिसकी परिणति न्यून उत्पादकता के रूप में हो रही है। मान लीजिए आपके यहाँ 4 भाई हैं और आपके पास 2 बीघे ज़मीन। अब 2 बीघे ज़मीन में जब 4 टुकड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज़मीन तो उतनी ही रहेगी बट आपकी जनसंख्या क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो उत्पादन क्षमता क्या होगी, प्रत्येक परिवार के लिए कम हो जाएगी ना, जिससे क्या होता है और इसका
यही कारण है मेन पिछड़ने का। नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर जो कि आपका 6 नंबर है, पॉइंट नंबर 6 दिया गया है, भारत में प्राकृतिक आपदाएं। अच्छे से सब आप समझ रहे हैं, आपदाएं मीन्स आफत। प्राकृतिक आपदा मान लीजिए बिजली का गिरना या अचानक बहुत तेज़ी से बारिश होना, हिमस्खलन का होना, भूस्खलन होना या भूकंप आना, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक आपदाएं तो ही हैं। और तो इनके अंतर्गत क्या होता है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मीन्स होता है अत्यधिक ओले पड़ जाना, ठीक है। सूखा तथा ओलावृष्टि के कारण फसलों के क्या होना, व्यापक रूप से क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है, जिसके कारण हमारी कृषि क्या होती है, पिछड़ जाती है और उत्पादन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मैंने आपको बताया है। आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक एक वर्ड आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा उत्पादन का में कमी होने के क्या कारण है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं, जैसा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अवगत करा रहा हूं। आइए इसका पॉइंट नंबर लास्ट जो दिया गया है उसके विषय में बात कर लेता हूँ। जीविकोपार्जन का साधन। जीविकोपार्जन का साधन क्या है, कृषि को जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। अभी तक आपने इसकी कमी के कारण देखे, क्या कमियां हैं, किस कमी की वजह से हमारी कृषि उत्पादन क्षमता कम होती है। अब इसके बढ़ाने के क्या उपाय होने चाहिए, आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जो आपका दिया गया है उसके विषय में बात बताता हूँ। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार करना। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक हमारी जो कृषि होती थी किस पे आधारित थी, सिंचाइयों पे, कुओं, नलकूपों और नहरों से होती थी सिंचाई। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, ट्यूबवेल आ गए हैं और बड़े बड़े बोर भी हो जाते हैं, जिनसे भी क्या होती है, सिंचाई हो जाती है। तो अब हम प्रकृति की अवस्था पर निर्भर करके आत्मनिर्भर भी बनना है। जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम देख भी रहे हैं, आत्मनिर्भर चल रहा है भारत का, हमारे पीएम द्वारा चलाया गया अभियान है। तो आप उसी के तहत हम कृषि में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि अपनी मजबूताई के लिए हमें सिंचाई की सुविधाओं को क्या करना होगा, विस्तार करना होगा। इसमें आपका सरकार भी सहयोग कर सकती है। आप जाना पड़ेगा, आपको ब्लॉक वाइज ये सब व्यवस्थाएं आती हैं, तो वहाँ पे आपको नॉलेज इसके लिए नहीं ज़रूरी है, बट आप जाने तो कहाँ पे क्या चीज़ हमें मिलती है देश में। अब नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है आपको इसी हेडिंग्स में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय में, वो पॉइंट दिया गया है उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था करना। उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की क्या हो, व्यवस्था हो। इसी मैंने अभी कमी में भी बताया था आपको कि उन्नत बीज जो थे वो क्या होते थे, किसानों को नहीं मिल पाते थे। इसीलिए अब हमें करना क्या है, उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था करनी होगी। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, थर्ड नंबर पॉइंट दिया गया है भूमि संरक्षण। भूमि का सुरक्षित रखना, मतलब उसे बंजर भूमि ना बनने देना, एक अच्छी भूमि उत्पादक के रूप में उसको रखना। और पॉइंट नंबर जो 4 आपका दिया गया है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि साख एवं सूक्ष्म साख सुविधाओं का सृजन करके किसानों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको पैसा दिया जाए, उन पैसों के माध्यम से किसान अपनी खेती में लगाएं, अच्छे बीज डालें और उर्वरकों की व्यवस्था करके वो अच्छे से उत्पादन करें। तभी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है सुचारू रूप से चल पाएगी। ये हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहिए, एक साख सुविधा बना करके, एक गठन करके किसी समूह का किसानों को पैसा दिया जाए, जिससे उनकी आसानी से उन्नत बीज मिल सकें और उर्वरक उन्हें उत्पन्न हो सकें, आदि कृषि उपकरण भी वो खरीद सकें, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस कृषि उपाय के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए मेन जो है कृषि शिक्षा का प्रसार करना। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमें शिक्षा ही नहीं, नॉलेज मतलब कृषि के विषय में नॉलेज ही नहीं होगा तो हम कृषि का विस्तार अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा और किसानों को जा करके एक एक कमेटी का गठन करके हमें उनको शिक्षित करना होगा किसानों को, जिसके माध्यम से वो अच्छा व्यापार और अच्छा उत्पादन कर सकें, जिससे व्यापार देश का अच्छा चले। और जब देश का व्यापार अच्छा चलेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी। मेन रीढ़ की हड्डी है हमारी कृषि, भारत देश को अगर अर्थव्यवस्था चलानी है, ठीक है। अब आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंट्स पे बात करते हैं। 6 पॉइंट दिया गया है आपको, उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसलों का
जंगली पशुओं, कीटाणुओं तथा रोगों से बचाव किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय के लिए, कि जब तक जंगली पशुओं को, मान लीजिए आपकी फसल रेडी हो गई है और आप नहीं जा रहे हैं खेत और जंगली पशु आए रात में चर के चले गए, तो क्या होगी फसल जो होगी वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, जिससे आपकी फसल पे क्या होगा, उत्पादन क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अगर मान लीजिए कीटाणु लग गए तो भी दिक्कत है, अगर रोग लग गया कोई तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए उसका भी अत्यंत आवश्यक है, उसका बचाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपका आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, मतलब आज के समय में, आधुनिक मीन्स क्या होता है, प्रेजेंट टाइम कृषि के यंत्रों का उपयोग होना चाहिए, जिससे फसल में उत्पादन क्षमता बढ़ सकती है। और जो इसका लास्ट पॉइंट दिया गया है इस हेडिंग का, वो पॉइंट नंबर 8 है। आइए मैं इसको बताता हूँ। चकबंदी, छोटे छोटे एवं बिखरे खेतों का एकीकरण करना। एकीकरण शब्द से आप अच्छे से परिचित होना चाहिए आप लोगों को। एकीकरण मीन्स होता है छोटे छोटे चीज़ों को क्या करना, मिला लेना, एकत्र कर लेना। जैसे मान लीजिए छोटे से खेत हैं, आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक खेत है आपके पास, ठीक है, और एक खेत ये है, और एक खेत ये है। अब यहाँ पर अगर आप जुताई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी, अगर इन्हीं चीज़ों को क्या कर दिया जाए, एकीकरण कर दिया जाए, मतलब मिला दिया जाए, ठीक है। 3 खेत से मिलाकर हम एक क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा खेत बना सकते हैं, और इसमें आपको जुताई के लिए भी अच्छी होगी और फसल भी आपकी जो होगी अच्छे से विस्तृत होगी। इसीलिए कहा गया है कि छोटे छोटी चकबंदी जो होती पहले सरकार कराती भी थी, अभी भी करा रही है प्रेजेंट टाइम भी, तो आप उनको एकत्रित कर लें, और ताकि अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदला जा सके, जो चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। किस माध्यम से किया जाता है, चकबंदी से। यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जो छोटे छोटे बिखरे खेतों का एकीकरण किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, तो आपका आंसर होगा चकबंदी। कौन सा आंसर होगा आपका, चकबंदी होगा, ठीक है, चकबंदी। किस माध्यम से किया जाता है एकीकरण, चकबंदी के माध्यम से किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोगों को नोट कर लेना है। आइए हम आपको नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बताते हैं, कृषि के प्रकार। तो आइए, कृषि कितने प्रकार की होती है इसमें आपको हम अच्छे से समझाते हैं। जैसा कि आपको अभी तक मैंने बताया, तो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो आइए हम नेक्स्ट उसके विषय में बात करते हैं। कृषि के प्रकार में भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियाँ पाई जाती हैं, इनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला जो दिया गया है आपका, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये हेडिंग दी गई है आपकी कृषि के प्रकार नंबर 1 में। प्रारंभिक मतलब फर्स्ट, जीविका आपको मैंने बता ही दिया चैप्टर में, निर्वाह मीन्स चलाना, और कृषि के माध्यम से, ठीक। तो प्रारंभिक जीविका का निर्वाह क्या है, आइए इसमें पॉइंट वाइज के माध्यम से हम आपको अवगत कराते हैं। पॉइंट नंबर इसका फर्स्ट दिया गया है, भारत में इस प्रकार की कृषि छोटे किसानों द्वारा अपने परिवार एवं मजदूरों की सहायता से भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। ये जो प्रारंभिक जीविका होती है, मतलब प्रारंभ, जो छोटे छोटे किसान होते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए छोटे छोटे खेत होते हैं, उनमें कृषि करते हैं, और उनका जीवन क्या होता है, चलता रहता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, इस प्रकार की खेती, इस प्रकार की मतलब प्रारंभिक जीविका जो निर्वाह कृषि होती है, इसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो कृषि होती है प्रारंभिक वाली, उसमें मानसून और मृदा की प्राकृतिक उर्वरता जो होती है, मतलब प्रकृति द्वारा जो उर्वरता अधिक होती है उसकी बात हो रही है, और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ होती हैं, मान लीजिए कम तापमान में कोई फसल होती है, कोई अधिक तापमान में होती है, कोई वर्षा पे होती है, तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय इस परिस्थितियाँ तो ही हैं जो इसकी उपयुक्तता पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्तन दहन प्रणाली
कर्तन दहन प्रणाली किस कृषि को कहते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह की कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इसी में दिया गया है, बात करते हैं आगे। इस कृषि के अंतर्गत आदिवासी या किसान जंगल की भूमि का एक टुकड़ा जलाकर कृषि के लिए साफ कर लेते हैं और इसके पश्चात इस भाग को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं, जिससे प्रकृति मिट्टी को उपजाऊ बना देती है और फिर कुछ वर्षों बाद वो क्या करते हैं, कृषि अपने चलाने लगते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, उसको कृषि में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कर्तन दहन प्रणाली भी मैंने बता दी कि प्रारंभिक जीविका को बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अन्य नाम भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ लास्ट में इस वीडियो में उपलब्ध करा दी है, तो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं वो अपना वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। लास्ट में अंत में मैंने पीडीएफ उपलब्ध करा दी है, तो सभी लोगों को सिर्फ एक कार्य करना होगा। जैसे कि ये दिख रही है स्लाइड, मैंने आपको पहले दिखा दी है, तो ये आपको दी गई है आपके लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आइए, कृषि प्रकार के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इसके कुछ अन्य नाम हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जैसे कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा किस नाम से जानी जाती है? मिल्पा। मिल्पा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे? ये जो कर्तन दहन प्रणाली कृषि है ये मिल्पा के नाम से कहाँ जानी जाती है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। ठीक है, वेनेजुएला में इसको क्या बोलते हैं? वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? कोनुको। क्या बोलते हैं इस कृषि को? कोनुको। ठीक है, कोनुको बोलते हैं। और ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? रोका। कर्तन दहन प्रणाली को बोलते हैं रोका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? ब्राज़ील में। और किस देश में बात करते हैं? ऐसे मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में क्या बोलते हैं? मसोले। क्या बोलते हैं? मसोले बोलते हैं। इस कृषि को क्या बोलते हैं? मसोले। किस कृषि की बात हो रही है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह, जिसको कर्तन दहन प्रणाली बोलते हैं अपने यहाँ। इसे हम क्या करते हैं? अब इसे मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से बोला जाता है। और इंडोनेशिया में किस नाम से बोला जाता है? लदांग। किस नाम से? लदांग नाम से बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और वियतनाम में रे। किस नाम से? रे नाम से बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नाम थे जो कि मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को नोट्स बनाना है तो आपको वीडियो में लास्ट में पीडीएफ दी गई है, तो आप लोग बना सकते हैं। और हम अब नेक्स्ट पॉइंट में इसी की बात करते हैं। भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। आइए, भारत में भी किस नाम से जानी जाती है, कहाँ कहाँ पे, किस क्षेत्र में, तो मैं उससे भी अवगत करा देता हूँ। जैसे कि एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस कृषि को किस नाम से जाना जाता है? एमपी में बेबर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बेबर। क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव के, कि कर्तन दहन प्रणाली को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे बेबर या दहिया। बेबर या दहिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पोडू। पोडू, ये आंध्र प्रदेश में जाना जाता है। अथवा में भी इसको आर, इंग्लिश में आर बोल दीजिए तुरंत। और इसे पेंडा के नाम से भी वहाँ जाना जाता है, पोड या पेंडा। ठीक है, उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा की बात अगर करते हैं हम, ये तो मैंने आंध्र प्रदेश की बता दी थी आपको। अब उड़ीसा के विषय में बात करते हैं। उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दें, बताते हैं, पहले लिख दें। उड़ीसा में जाना जाता है पामा डाबी। पामा डाबी के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। ठीक है,
किस नाम से जाना जाता है? पामाडावी, या इसको कोमान भी कहते हैं वहाँ पे। क्या कहते हैं? कोमान। ठीक। इसे एक और नाम से जाना जाता है ओडिशा में, बरिंगा। किस नाम से? बरिंगा। बरिंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उड़ीसा की बात हुई थी। मैंने आपको एमपी की बताई बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी या कोमान या बरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके कृषि के प्रकार का प्रकार नंबर फर्स्ट था, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के। ठीक है, अब मैं आपको इसका सेकंड जो प्रकार है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम आइए आपको ले चलते हैं पीडीएफ की ओर। तो जैसा कि ये लिखा है, इस जितनी मैंने अभी आपको जानकारी दी है, विस्तार से जो बताया है, इस पीडीएफ में आपको उपलब्ध मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं अपना नोट्स भी बना लें। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें, ताकि जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं हैं वो इस वीडियो को देख करके अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि हमारा देश एक दूसरे पर निर्भर है। जब तक एक दूसरे सहयोग नहीं करते हैं तब तक देश अच्छे से नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग भी अदर स्टूडेंट को सेंड कर दें जो आपके संपर्क में हो, आपकी क्लास में हो, ताकि उनका भी भला हो सके। और इस जो स्लाइड दिख रही है इसमें आपको जितना भी मैंने अभी तक स्पष्ट वर्गीकरण किया है या आपको मैंने समझाया है, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर उसका सब्सक्राइब करें जाके, उसका नाम है पीके क्लासेज। आप लोगों को कोई भी वीडियो अगर देखना है सबसे पहले तो आप लोग पीके क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।